वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या होती है, जो कि एटम्स के दरमियान में हो, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हमने 3 मेन तरीके की इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी बॉन्डिंग हो गई? एक आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में या तो आपके पास मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं या तो मेटलॉइड्स होते हैं। तो अब हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब मेटल और नॉन मेटल मिलेगा। या तो मेटल मेटल आपस में कंबाइन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? वो मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड होगा। आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होना इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हमने अभी पढ़ा नहीं था, आयोनिक हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड आपका सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? शेयरिंग हो रही थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। और ये कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान में होता है? नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स। मैम अगर शेयरिंग होती है तो आयनिक में ट्रांसफर होता है, तो शेयर ट्रांसफर एक ही बात नहीं है। अच्छा, ये एक बात नहीं है, क्योंकि इसको समझते हैं। आयोनिक बॉन्ड आपने समझ लिया था, यानी कि एक एटम क्या कर रहा है, ये एक तरीके की इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, मेटल नॉन मेटल के दरमियान में होती है। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका अब कोई हक नहीं, कोई राइट नहीं, ठीक है। इसने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लूज़ कर दिया। इस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, ठीक है। इसने बाहर निकाल दिया, इसने उसे पनाह दे दी और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आ गया, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे कोई शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में भी होंगे और ये यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑर्बिट करेंगे। तो इससे क्या होगा? दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन आयोनिक के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। तो शेयरिंग में ये डिफरेंस होता है और क्या नाम है, ट्रांसफ़र में ये फ़र्क होता है। अंडरस्टूड? अब जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो ले रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि वो कहलाता है एनाइन। हमेशा मेटल्स क्या करेंगे? कैटाइन बनाएंगे। उनका साइज़ क्या होता है? लार्ज होता है। उनके लास्ट, अब देखें ना, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं उनके लास्ट शेल के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो होते हैं 8th ग्रुप के एलिमेंट में, जिनको नोबल गैसेस कहते हैं। उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप देखें कि कोई भी अगर एटम है जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या कि वो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए लास्ट शेल में, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय सिंपल अगर ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल है। यही अगर हम बात करें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल्स की, एक मेटल है जिसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब आप मुझे बताएं, क्या इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में निकाल देने चाहिए? दोनों से ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या चीज़ करेगा ये? निकाल देने चाहिए, क्योंकि एक तो साइज़ भी, मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है। जब मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है तो उनका जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और ऑफ कोर्स उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, है ना? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो तो वैसे ही स्टेबल हो जाएगा, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट अभी के लिए इस चीज़ को ऐसे आप परसीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था NaCl का, किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मैंने लिखे थे आयोनिक बॉन्ड के हवाले से, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs वगैरह।
आज हम कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और उसको करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिपीट कर दें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, और वो एटम्स किसके होंगे? नॉन मेटल के। तो वो जो बॉन्ड बनेगा, वो जो फोर्स होगी उसे आप कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब दोनों ही जो एटम्स हैं उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम यहाँ पे बात करते हैं H2O की। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, यानी कि कौन सी बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे। अब देखें, दो हाइड्रोजन के एटम्स है, एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन बीच में आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन इस तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वाला क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। भाई 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है ना, तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे तो ये हमारे पास कहलाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? ये है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना पेयर मौजूद है ना। अगर यहाँ पे इसको अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो तब जाके ये पूरा ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसे आप कहते हैं लोन पेयर। क्या बोलेंगे इसे? लोन पेयर कौन सा है? जो कि बॉन्ड बनाने में मदद नहीं करता। लोन पेयर हमारे पास स्टेबल पेयर है इलेक्ट्रॉन का, जो कि कोवलेंट बॉन्ड में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सिंपल लफ्ज़ों में ये समझने कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पड़ा हुआ है वो लोन पेयर है। बाकी ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है? ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो ये क्या है? ये बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि इनके दरम्यान में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से आ रहा है, एक हाइड्रोजन से आ रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, यानी कि ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन बदले में इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बीच में आ गए। यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बीच में आ गए। सही है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में आए हैं, ये हमारे पास अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्होंने हेल्प किया है। इसकी वजह से ही ये दोनों एटम्स क्या है? स्टेबल हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे। तो ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब आते हैं हम थोड़ा सा बात करने पे। ये आपकी टॉपिक गिवन है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड करके एक टॉपिक गिवन है 12th के सिलेबस के अंदर। अगर आप देखेंगे ना सब टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो वो यही इसी टॉपिक में हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए, कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, वो हमारे पास 2 तरीके का होता है। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो 2 तरीके का होता है। एक कैसा होगा? एक कोवलेंट कंपाउंड वो है जिसके अंदर, जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एनी आइडिया क्या है ये?
कुछ अंदाज़ा है क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इन दोनों चीज़ों का? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर। इसको समझने से पहले मैं आपको एक जिसमें इक्वल शेयरिंग होती है हाँ यस और जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है वो पोलर होता है। एग्जैक्टली। नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसके अंदर इवन या फिर आप कह सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया डेफिनेशन, मतलब ये जो बुक की लाइन होती है वो हमने लिख दी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, इसका मकसद क्या है, वो हम अब समझने वाली बात आ गई। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अगर आप पूछें एक एटम से, ठीक है, अगर आप एक समझ लें ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम नहीं है लेकिन सिर्फ समझ लें कि ये एक एटम है। अगर आप इस एटम से पूछेंगे कि भाई तुम्हारी फेवरेट चीज़ कौन सी है, तो ये कहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी फेवरेट चीज़ है। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, हर एटम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड इंक्लाइंड होता है। हर एटम को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, ठीक है। देखिए, अगर एक एटम को स्टेबल होना है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? या तो देगा या तो लेगा, या तो गेन करेगा या तो लॉस करेगा, या तो शेयर करेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि पूरा जो गेम है ये केमिकल बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन का गेम है, ठीक है। मैंने आई एम सो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था। तो हर एटम को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। अब होता क्या है कि एक एटम की जो सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ आया? समझ आया ये जो भी मैंने बात कही है कि जब समझ लें यहाँ पे ऐसा सा हम एक और, ये दो एटम्स हैं, ठीक है, ये दो एटम्स हैं, ये एटम ए है और ये एटम बी है। अब एटम ए और एटम बी के दरमियान में समझ लें, ओके लेट्स जस्ट वेट फॉर आई थिंक अ मिनट और सो, फिर आप मुझे बताइए अगर हो रही है या फिर नहीं हो रही। मुझे से बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ नजर आ रहा है बस। अच्छा, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करें, उसके लिए वो फिक्स हो जाएगा। Let me know when it is visible. हो रही है? जेलीफिश है ये मैम? जी जेलीफिश। ओके गॉट इट, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये स्टार फिश है। मैंने यहीं तक लिखा है अभी तक, बिल्कुल ये स्टार फिश है, ठीक है, नॉट जेली फिश। खैर, ये हमारे पास जेली फिश भी नहीं है, स्टार फिश भी नहीं है, समझ लें आप ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मानेंगे, इसे हम ओके गुड, ये हमारे पास अभी समझ लें, ये हमारे पास एटम है, ये एटम ए है और ये एटम बी है। एक एटम की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होता है। समझ लें ये हमारे पास ए है, ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये वाला कौन सा ले, दूसरा कौन सा एटम लेना चाहते हैं? अब ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन सही है। यस मैम। अब इन दोनों के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मुझे बताएं। मैम कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा भाई, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैम ये नॉन पोलर होगा ना? अब इसको समझते हैं, देखें नॉन पोलर पोलर देखते हैं। तो ये जो अब देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने दिया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा ही हो रहा था यहाँ पे हमने जो समझी थी ऊपर चीज़, ये वही सेम चीज़ मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, ये बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ एटम्स थोड़े से ताकतवर होता है, सम एटम्स आर अ लिटिल बिट मोर पावरफुल, वो थोड़े से उनके पास पावर ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को कौन सी पावर, किस तरीके की पावर भाई? एक इलेक्ट्रॉन की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है बॉन्ड में पड़े हुए, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड में जो पड़ा हुआ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्या बोलूँगी? शेयर्ड पेयर बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन का, भाई शेयर हुआ हुआ है ना। तो जो कुछ एटम थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, थोड़े से ताकतवर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ताकत से अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो सलाहियत है, जिसको इंग्लिश में हम टेंडेंसी कहते हैं, इस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, ठीक है। अट्रैक्ट भी लिख सकते हैं हम, किसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। मुझे बताएं ये बात समझ आई है? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी एक स्केल होती है, क्या होती है? स्केल। यस। इलेक्ट्रॉन, जैसे समझ लें आप टेम्परेचर है, आप किसी को बुखार चेक करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर। एग्जैक्टली। तो अगर मुझे जानना है कि एक एटम की टेंडेंसी, इस एटम की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम कैसे जानेंगे? तो उसमें हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उस स्केल को कहा जाता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। पॉलिंग स्केल, सही है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 4 तक रीडिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास टेम्परेचर का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारा यूनिट होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता इसका। जिसका पास नंबर होता है, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 0 है, इसकी 0.7 है, तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है, ऐसा ही है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सीजियम की 0.7 होती है, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो मुझे बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या फिर नॉन मेटल की? मेटल की मैम। दोबारा से सोचें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यस, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो सीजियम हमारे पास एक मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, ठीक है। और फ्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है जो कि 7th ग्रुप का हेलोजन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन की
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, 2.1 होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.0 होती है। तो यानी कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे दूसरे एटम की। तो अगर हमारे पास जो सम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर वो एक उसकी जो वैल्यू है वो प्रॉपरली आती है, तो एक जो कंपाउंड है वो हमारे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। आगे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो हमें तो दो एटम्स देते हैं और बताते हैं कि अगर हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की इतनी है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी। वो पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूछ सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस पैटर्न से तो नहीं देगा। आई थिंक वो ये पूछ सकता है कि अच्छा ये हमारे पास HCl है, बताइए ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। इस तरीके से आपको बताना चाहिए। अच्छा HCl है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी ज़्यादा होती है, 3.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो मतलब इसका अच्छा खासा डिफरेंस आएगा, तो ये तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी सी HCl इज़ अ पोलर कंपाउंड। ठीक है, थोड़ी सी छोटी सी आपको बात यहाँ पे याद रखनी है, आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना, वो हमारे पास ज़्यादातर जो होमो एटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं, जिनकी यानी कि जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे Cl2 है, फ्लोरीन, यहाँ पे जब ये इनकी डायटॉमिक फॉर्म्स होंगी, तो यहाँ पे ये सारा का सारा नॉन पोलर है। जब भी एक जैसा एटम मिलेगा आपस में, तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास जैसे HCl हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O भी पोलर कोवेलेंट है। H2O क्या है, H2O पोलर है। तो यहाँ तक बात समझ आई। तो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं कि अगर तो उसका डिफरेंस 0.7 से लेकर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.7 से लेकर 4 के दरमियान में आ रहा है, यानी कि वो एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा टॉपिक था इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से, अगर हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आप निकाल के खुद से देख सकते हैं, समझ लें ये पीरियोडिक टेबल है। आपसे वो पूछ सकता है, आपको कहेगा कि अच्छा ये ऑप्शंस हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अब यहाँ पे आप चीज़ों को इस तरीके से याद करने तो नहीं बैठेंगे, आप कितने मतलब आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, आप सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं याद कर सकते। तो आपको छोटी सी बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि एक ट्रेंड फॉलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका ट्रेंड फॉलो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जब आप लेफ्ट, और अगर राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ 2-3। ये आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बताइए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी।
समझ आया क्वेश्चन? लिथियम, लिथियम की सबसे कम होगी। सोडियम, एक एक ऑप्शन चूज कीजिए। जस्ट आपको ये सोडियम। देखें, ये भी बात मैंने अभी जो मैंने आपको बात बताई है, इसको ध्यान में रख के फिर आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। मैम ये पीरियोडिक टेबल के वाइज आपने सेंड किया मुझे। वो जो भी हो, मतलब वो आपका काम है फिगर आउट करना कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है या नहीं है। थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अच्छा ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं अगर आपको नहीं याद तो मैं बता देती हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप पीरियोडिक टेबल अगर नहीं याद तो पीरियोडिक टेबल सामने रख के भी आप ये अभी के लिए बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, आपको याद होने चाहिए टेबल्स। ठीक है, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए, और उसके बाद भी थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का हिस्सा है। अब ये वाले जो 4 एलिमेंट्स हैं मैंने आपको सीरीज से दिए हैं, पीरियोडिक टेबल आप निकाल के देख सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। डाउन द सीरीज क्या होती है, अब बताएं। डिक्रीज, अब मुझे ऑप्शन बताएं क्या होगा। रुबिडियम, तो रुबिडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं तो लिथियम की हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे एक और सवाल है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होता है, लेकिन मास्टर आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड पोलर नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखें, कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड से जो एटम्स होते हैं वो सेम इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं, और इसीलिए फिर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बीच में ही रहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस समझते हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन बीच में है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, और ये डबल बॉन्डिंग हुई भी है यहाँ पे दोनों के दरमियान। तो अब जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है 2.5 होती है मेरे ख्याल से, 2.5 होती है, 2.5 2.6। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो 2.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की 3.5 होती है, यानी कि अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये होना क्या चाहिए था? होना ये पोलर चाहिए था, ऐसा ही है। ऐसा ही है, यस मैम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बीच में ही रहता है, क्योंकि इस तरफ भी जो फोर्स का अमाउंट लग रहा है वो इक्वल है, और यहाँ पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। तो क्या होता है कि वो जो सिमेट्री अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, जो स्ट्रक्चर के हवाले से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है, क्योंकि इक्वल शेयरिंग हो रही होती है। तो 2-3 एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है? यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। इसको एक बार देखें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझसे अभी पूछ लें। ओके मैम। डन? यस मैम। ओके, तो अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में। कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट याद करने लायक हैं फॉर IMAT। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स थे, अब मैं आपको यहाँ पे लिखवाने के बजाय हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं आयोनिक और कोवलेंट में, तो आपको बेहतर
चीज़ें और समझ आएंगी, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ का डिफरेंस देखते हैं ना, जब आप कंपैरिजन करके पढ़ते हैं चीज़ों को, सो दैट्स रियली वेरी हेल्पफुल। तो मैं वही करने लगी हूँ अभी। हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा कोवेलेंट, सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान में होता है? नॉन मेटल्स और मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स, नॉन मेटल्स। और आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और मेटल्स। मेटल्स और मेटल्स। फिर मेटेलिक बॉन्ड किसके लिए होता है? मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपके पास आयोनिक कंपाउंड होगा उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। मैंने बताया था कि आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है? आयोनिक बॉन्ड है। और जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इस वजह से ही जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसके दरमियान में जो बॉन्ड है उसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा, लो होगा? हाई होता है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके पास लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये एक वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। सॉरी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स तो ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना अब ये जो हम बात कर रहे हैं आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक, ये हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर की। लेकिन जब अब ये H2O है, H2O में कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन जब H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो इनके दरम्यान में जो बॉन्डिंग होगी, ये कौन सी बॉन्डिंग है? वैन डर वाल होगी। ये वैन डर वाल फोर्स होगी। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ये वैन डर वाल फोर्स डिसाइड करती है, सही है। तो जो आयोनिक बॉन्ड वाले एटम्स होंगे, जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। कोवलेंट वाले इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, सही है। तो इसीलिए इनका जो कोवलेंट कंपाउंड्स के दरमियान में जो वैन डर वाल फोर्स होती है, जो जिसको हम दूसरा नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो वीक होती है। उसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा, सही है। अच्छा, जो आयोनिक बॉन्ड वाले होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होता है? सॉलिड होता है। और ये कैसे होंगे? ये गैसेस होंगे या फिर लिक्विड्स होंगे ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं? वो मेटल्स होते हैं, जिनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? मेटालिक बॉन्ड होते हैं। ये क्या है? ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं। आप जो वायर यूज़ कर रहे हैं कॉपर की, उसके एटम्स के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्ड होता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है। तो उसकी हम लोग क्या कहेंगे? उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जबकि अगर हम बात करें आयोनिक की और कोवलेंट की, तो कोवलेंट बेचारा तो बिल्कुल भी इसमें कोई हाल नहीं है। ये जो है कोवलेंट, ये दे आर वेरी पुअर कंडक्टर्स। दे आर पुअर कंडक्टर्स, सही है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि गैस और लिक्विड्स होते हैं ज़्यादातर, इसलिए। जैसे कि अगर आप बात करें, ये हम ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक तो पानी की अगर हम बात करें, जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन आप जैसे एयर की बात करें, हवा गैस है, ठीक है। कोवलेंट उसमें गैसेस जो होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की,
मैं यहाँ पे फ्लोरीन ले लेती हूँ एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हूँ, तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा? क्या करंट फ्लो करेगा? इसमें से नहीं करेगा। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? पोलैरिटी के ऊपर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं होंगे। जस्ट आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। सही है। उसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन के दरम्यान में, कार्बन के दरम्यान में, अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन की 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, 2.4 होती है बल्कि, तो बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये दोनों ही नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सही है। उसके बाद जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखवा रही हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको याद करनी है, जो कि आपको आ सकती है टेस्ट वगैरह के अंदर। सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। कार्बन की कितनी होती है? 2.5। नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0 यानी कि 4, सोडियम की भी कर लेते हैं 0.9 होती है इसकी, ठीक है। क्लोरीन की कितनी होती है? 3 होती है। मैंने शायद अभी 3.5 लिखा था कहीं, लेकिन इसकी 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 से कम आता है तो वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। वो क्या है? वो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। अगर उसका जो डिफरेंस है वो तकरीबन 0.7 से 4 तक आता है तो वो पोलर या तो आयोनिक होगा। आयोनिक कब होता है? जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा खासा डिफरेंस रखता है, 1.8 से लेकर 2 वगैरह का डिफरेंस रखता है, तब वो क्या करता है? वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है। तो 0.5 से नीचे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो वो नॉन पोलर है। 0.5 से 1.8 तक वो पोलर है। 1.8 से ऊपर की अगर आप बात करें तो वो क्या है? वो आयोनिक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें से माइनस कर देंगे, जिसकी कम है। जैसे कि HCl की अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताओ, तो क्या करेंगे? क्लोरीन की कितनी है? 3.0, हाइड्रोजन की कितनी? 2.1, माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 0.9 हो जाएगी ये। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास पोलर है, इसके दरम्यान में आ रही है ना, 0.5 से ऊपर है। आई थिंक अच्छा हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आई एम फाइंडिंग कि आई एम थिंकिंग कि कोई और चीज़ ना रह गई हो। अच्छा, मुझे इस हवाले से आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं। वी डू दैट।